अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मुस्लिम। जी। चले हम बाकायदा से क्लास का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले कुछ क्लास हमारी लास्ट वीक के अंदर जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा से इस क्लास को ये जो है वो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो इंशाल्लाह जो है कोई भी क्यूरीज आपके पास, कोई क्वेश्चंस हो, आपने साथ साथ आपने क्वेश्चंस जो है अगर आप साथ भी पूछना चाहें तो दैट्स नॉट ना इशू। और कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं बिला तरद्दुद। कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का आपने पूछना है। चले हम स्टार्ट करते हैं। एफबीआर देखिए हम क्योंकि इनकम टैक्स का कोर्स करने जा रहे हैं तो बेसिकली एफबीआर जो है इज बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ नोम मोस्ट ऑफ पीपल, आप इस चीजों से जानते होंगे। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। एफबीआर बेसिकली ये टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है वो एफबीआर है, जो एडमिनिस्ट्रेट करती है जितने भी टैक्सेस हैं फेडरल लेवल पे। फेडरल लेवल का मतलब है कि फेडरल लेवल के टैक्सेस जितने भी हैं उसमें हम थोड़ा सा जब साथ साथ कोर्स प्रोसीड होगा तो आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा ये कैसे जो है ये चीजें किस तरह से हैंडल होती हैं और किस तरह से चलता है। कुछ किस तरह के टैक्सेस आपने देखे होंगे, किस तरह के टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेट है। डायरेक्ट टैक्सेस हैं, आप में से बहुत से नॉर्मली टैक्सेस की दो तरह की काइंड्स है पाकिस्तान के अंदर। तो टैक्सेस जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, डायरेक्टली जो आपकी नॉर्मली आपकी इम्पोज होते हैं, आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट और आपके आपके एसेट्स पे। सर एसेट पे जैसे आपने देखा कैपिटल गेन टैक्स है, नॉर्मली प्रॉपर्टीज पे है। इनकम टैक्सेस आप जो अपने इंडिविजुअल है जो आप या बिजनेस हैं वो अपने इनकम पे अदा करते हैं, या आपका जो है ब्याज है कलेक्ट करता है। पोर्टल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ये टैक्सेस अदा करते हैं। तो मैंने कहा इनकम, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स जो है कंपनीज के लिए जो कंपनीज जो पे करती हैं। इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स है आपके एसेट्स, प्रॉपर्टीज। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स जो टैक्स डिडक्ट होता है, ये साथ साथ हम पढ़ेंगे। आपकी कुछ इनकम्स पे भी टैक्स डिडक्ट होता है और आपके कुछ एक्सपेंसेस पे टैक्स कलेक्ट होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीजें आपको कुछ सुपर टैक्सेस हैं। इसी तरह से कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नॉर्मली डायरेक्टली जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये डायरेक्टली हम जो पर्सन है या कंपनीज हैं या ये डायरेक्टली हम गवर्नमेंट के खजाने में जमा भी करवाते हैं और जो डायरेक्टली टैक्स पे किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्टली आप जैसे हम सेल टैक्स अदा करते हैं, आपने कुछ बहुत से प्रोडक्ट पे सेल टैक्स की कुछ वैल्यू मौजूद होती है, आप टैक्स अदा करते हैं डायरेक्टली। आपके बिहाफ पे मैन्युफैक्चर और होलसेलर, रिटेलर्स और एक पूरी चेन के थ्रू अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो टैक्स अदा कर रहा होता है। तो सेल टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपके पास से टैक्सेस कलेक्ट कर रही होती है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज और पेट्रोल लेवीज है। तो कुछ टैक्सेस तो हमें समझना इसलिए है कि कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एफबीआर एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो प्रोविजनल लेवल पे भी कलेक्ट होते हैं। अगर मैं प्रोविजनल लेवल की बात करूं तो पंजाब अगर मैं एक रेवेन्यू अथॉरिटी है, आल्सो सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी है। सो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सर आपने तो अभी बताया कि जो सेल टैक्स है तो वो तो फेडरल कलेक्ट करते हैं। देखिए इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेल टैक्सेस आपके दो दो तरह के गुड्स गुड्स और सर्विसेज। जो सर्विसेज में इस्तेहकाक है वो जो है वो प्रोविजनल लेवल पे जो सर्विसेज पे टैक्सेस हैं वो प्रोविंसेस का इस्तेहकाक है और वो कलेक्ट करती है। अगर अगर हम बात करें गुड्स की कमोडिटीज पे जो टैक्स होता है, जनरल सेल टैक्स जो गुड्स पे होता है, ये हम आगे जाके जब इसके सेगमेंट में इसको काफी डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। तो सेल टैक्स फेडरल के इस्तेहकाक में होता है, ये टैक्सेस फेडरल कलेक्ट करता है। पंजाब की अगर हम प्रोविजनल लेवल पे जो अथॉरिटीज कौन कौन से प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, अपने कैपिटल गेन टैक्सेस है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, स्टाम्प ड्यूटी, एग्रीकल्चर इनकम। तो ये इस्तेहकाक है। तो सर ये किस तरह से ये टैक्सेस जो है ये किस तरह से सेग्रीगेशन हुई है? तो मैंने लास्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन हमारे डेमो क्लास के अंदर था, अब मैंने कहा था कि हमारे पास जो है फेडरल के पास इस्तेहकाक है। वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑथराइज करता है कि कौन से टैक्सेस जो है वो फेडरल कलेक्ट करेगा और कौन से टैक्सेस प्रोविंसेस पे कलेक्ट होंगे। तो हमने इसको लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको हमने पढ़ा था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शंस भी देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से थी। हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। देखें कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका फोर्थ शेड्यूल
वो ये कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसको अगर हम उस पर लेके जाऊं और मैं आपको दिखाऊं तो दैट विल बी एक जो है काफी ज्यादा कंज्यूम ऑफ टाइम होगा। तो सिंपल मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो उसकी आर्टिकल 70/4 जो है उसका ये कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है जिसके अंदर वो उसके पास फेडरली क्या है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन साल्ट बट नॉट, इसी तरह टैक्सेस ऑन इनकम एंड अदर एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ फेडरल का इस्तेहकाक था कि वो अदर देन एग्रीकल्चर का इस्तेहकाक सूबे के लेवल पे था। तो ये जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली फेडरल लेवल पे इम्पोज होते हैं। तो फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये भी ब्रीफ किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को तो इस पे क्या था कि फेडरल ने क्या किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इम्पोज करके जो पाकिस्तान में जो टैक्सेस थे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, अगर आप यहाँ देखें टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये इम्पोज हुए। इसके अलावा सेल टैक्स एक्ट 90 के तहत, फेडरल एक्साइज एक्ट और कस्टम एक्ट, इसी तरह कैपिटल वैल्यू जो फाइनेंस एक्ट 1982 के तहत इंप्लीमेंट हुआ। तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये सेटअप है जो एफबीआर जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है, और ये इसकी वैलिडिटी हमारी पार्लियामान से और ये इसके थ्रू। हाँ सर, इसके अलावा पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट, यही कॉन्स्टिट्यूशन पावर इंपावर करता है प्रोविंसेस को, जैसे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, सेल टैक्स ऑन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो हमने बेसिकली कंसेप्ट ये पढ़े कि हायरार्की की हम समझ सकें कि किस तरह से ये टैक्सेस पाकिस्तान के अंदर इम्पोज होते हैं। तो प्रोविंसेस का ऐसे एक की बात की, तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रोविंसेस ने भी, बलूचिस्तान जैसे सेल टैक्स है उन्होंने 2015 ये एक्ट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेड है कि ये जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्तेहकाक दिया तो प्रोविंसेस ने भी ये टैक्सेस अपनी टेरिटरी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये टैक्सेस इम्पोज किए। तो यहाँ तक कि हम समझ रहे हैं कि किस तरह के टैक्सेस जो थे वो हम दोबारा से इसको के जो एफबीआर है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा कुछ टैक्सेस जो है वो प्रोविंशियल लेवल्स पे भी इम्पोज होते हैं। तो यहाँ तक तो सिंपल कंसेप्ट है। सर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और क्या काम है बेसिकली, अगर थोड़ा सा तो हम देखा जाए तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो फेडरल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो मेक रूल्स बना सकता है ऑफिशियली, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल गजट के थ्रू उसी चीज़ों को जो है प्रोविजंस को, ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस को अमेंडमेंट उनका जो है वो कंसेप्ट जो है स्कोप बता सकता है। तो बेसिकली तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था एफबीआर का। इसको हम जब जो जो कोर्स हमारा आगे कंटिन्यू होगा तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट करके भी पढ़ेंगे। सर बोर्ड बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो मैं कुछ आपको फेडरल बोर्ड जो है आप इसकी साइट पे जाएं fbrgovernment.org। तो सर इसके अगर अबाउट के सेक्शन में जाएं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मिलेगा। तो काइंड ऑफ कोलेक्टिवली चेयरमैन एफबीआर हेड कर रहा होता है, और ये तमाम जो मेंबर्स हैं जैसे मेंबर स्पोर्ट, डायरेक्टर जनरल्स और फंक्शनल मेंबर्स, पॉलिसी मेंबर्स और ऑपरेशनल मेंबर्स, ये कलेक्टिवली हम बोर्ड कहते हैं। इससे पहले इसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अब ये बेसिकली हम कलेक्टिवली इसको एफबीआर भी जो है एफबीआर ही कहते हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल तो हमने ये देखा कि ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एफबीआर टू टैक्सेस के सिस्टम है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और तमाम पॉलिसी से इससे रिलेटेड जो है वो फॉर्मुलेशन, उनकी उनकी प्रोविजन से रिलेटेड जितनी भी जो है तमाम जो है अप्रूवल्स वगैरह भी वो फाइनली इसी तरह से हो रही होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स, हमने पढ़ा ओके इनकम टैक्स। आप में से बहुत से लोग ये समझते होंगे कि यार इनकम क्या होती है, हर एक के पास एक जनरल पर्सपेक्टिव में इसका मीनिंग मौजूद होगा। कैसे सर? अच्छा सर, अगर हम बात करें कि जनरल पर्सपेक्टिव में मीनिंग किस तरह से है कि कोई भी इनकम पॉसिबल वे टू गेट, अगर मैं किसी भी आपसे सवाल करूं कि यार इनकम क्या हो सकती है, तो पॉसिबली वेज टू गेट इनकम, आप कोई भी पॉसिबल वेज। लेकिन क्योंकि हम कानून के मुताबिक चलेंगे तो हमारा जो लेजिस्लेशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है? तो मैं थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को पता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपको कुछ आप दरमियान में कोई सवाल भी करना चाहें तो आप प्लीज पॉसिबली सवाल कर सकते हैं साथ साथ, तो कोई इशू नहीं है। तो इनकम टैक्स हम पढ़ने से पहले देखते हैं कि कानून क्या कहता है कि व्हाट इज एन इनकम। तो हम जनरली तो कहते हैं कि यार व्हाट इज, अगर कोई भी इनकम, कोई भी पॉसिबल वे से कमाई हुई इनकम, जैसे सैलरी है, जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, वो बिजनेस से हो सकती है, लेकिन जो लॉ कैसे डिफाइन करते हैं हम लॉ के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स जो है इसकी डेफिनेशन का एक सेक्शन है, मैं आपको सेक्शन पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लेके जाता हूँ। इसका जो है इसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 इनकम को डिफाइन करता है, व्हाट इज एन इनकम। तो मैं बेसिकली
मेरे पास ये मैंने ऑलरेडी हैड ओपन दिस, इनकम इंक्लूड्स। अच्छा सर ये इंक्लूड्स, देखिए लॉ को पढ़ते हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल। सर यहाँ पे इंक्लूड का मतलब क्या है? देखिए जो है कानून के अंदर दो तरह की डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मैं इसको आपको थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि जो डेफिनेशन गिवन की गई है लॉ के अंदर, जो लिखी गई है, और इसके अलावा भी उसके अंदर आप डिक्शनरी मीनिंग भी डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है, मैं दोबारा इसको लेकर कि इनकम इंक्लूड्स, अब वो ये कर रहा है आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि इस डेफिनेशन तक महदूद है, वो आपको कह रहा है कि इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पे एक एक लफ्ज जो है वो चबा के या बताने का पर्पज ये है कि जो जो बात हम कर रहे हैं वो हर एक लफ्ज का एक अलग से मीनिंग होता है। इंक्लूड का मतलब है कि जब हम इनकम को जो डिटरमिन करेंगे तो इंक्लूड ना सिर्फ ये जो डेफिनेशन यहाँ इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है, इसके अलावा जो है वो आप डिक्शनरी मीनिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके सर ये अच्छा ऐसा है, तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ता हूं। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट, एनी, अब एनी का मतलब कोई भी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी इनकम चार्जेबल है। अच्छा सर ये क्या है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन एंड डिडक्शन। अब कलेक्शन में सादा सा बताता चलूं, ये हमारे आगे कोर्स में बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। कलेक्शन हमेशा से आपके एक्सपेंसेस, जैसे आप यूटिलिटी बिल अदा करते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की, कार्ड का टोकन अदा किया, तो उन पे जो आप अपने एक्सपेंस कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आपकी इनकम, आपका रेवेन्यू, आपका आपका जो इनकम है आउटफ्लो हो रहा है, उस पे कलेक्शन, उस पे भी टैक्स कट रहा होता है। और डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन आपके जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उस पे अगर टैक्स विदहल्ड हो रहा होता है तो वो डिडक्शन कहलाता है। तो हम इसको, मैं थोड़ा सा समअप करूंगा अपनी डेफिनेशंस को। इनकम इंक्लूड्स, यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर, इस डेफिनेशन के अलावा आप डिक्शनरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इनकम में सारी चीजें शामिल है। यानी कि लॉ यहाँ पे एफबीआर जो है, गवर्नमेंट बड़ी सियानी है कि वो क्या है, अब उसने सेक्शन भी मेंशन कर दिया है। दूसरी मैं बताता हूँ, फॉर द सेक्शन 24 एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम शैल बी। यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, सर ये क्या बात है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मैं दोबारा से आपको डेफिनेशंस भी बताता हूँ कि डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। वो कहता है इनकम, मैं इसको क्रक्स बयान कर रहा हूं, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की जब भी बात करें तो हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उसका मेंशन, उसका मतलब है कि हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है, ये हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये इसकी बात कर रहा है। एनी अमाउंट विच इज टैक्स इन कलेक्टेड है। कलेक्शन और डिडक्शन की मैंने बात बता दी कि जब भी हमारे पास से हमसे गवर्नमेंट जो है वो कलेक्शन भी करती है और डिडक्शन, डिडक्शंस का मतलब है कि अगर वो क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट, अगर हम कोई इनकम के ऊपर टैक्सेस ऑलरेडी, जैसे आप में से कोई सैलरीड पर्सन है, आप कोई डिविडेंड है, आपका कोई बैंक के अंदर कोई भी अमाउंट मेंटेन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपकी तो इनकम होती है, उस पे एफबीआर क्या होता है, आप पे टैक्स को क्या कर रहा होता है, डिडक्ट कर रहा होता है। इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम सपोज, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी आप ऑलरेडी एक्सपेंस पे कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट टैक्स काट रही होती है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप व्हीकल बाय करते हैं, तो यू आल्सो पे द टैक्सेस। तो वो ये लॉ के अंदर कहता है भाई कोई भी चीज, हर चीज शामिल है इनकम के अंदर। अगर आप जिस पे टैक्स अदा करते भी हैं, जिस पे जो एक्सपेंस भी की शक्ल में भी दे रहे हैं या किसी और भी शक्ल में दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द, आप इनकम के अंदर शामिल है। और वो कहता है कि एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी टैक्स प्रोविजन। अब वो इसको और ब्रॉडन कर रहा है कि भाई कोई भी चीज, यानी कि कुछ भी हो तो आप, अच्छा सर ये तो इसका मतलब है कि ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसका बहुत बढ़ा दिया है, तो कोई भी चीज अगर आप अर्न करते हैं तो यू हैव टू पे द टैक्सेस, यानी कि वो आपकी इनकम कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ, यानी कि इसके अलावा वो इसी कानून इस डेफिनेशन के अंदर भी बयान करता है कि अगर आपने किसी साल में कोई लॉस इंकर किया और आपकी लॉस जो है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा अभी तो थोड़ा सा एलियन लग रहा होगा कि सर किस तरह से ये कि ये लॉस ऑफ इनकम एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर अर्निंग। अच्छा सर ये क्या है, ये मैं थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बेसिकली कि जिसने ऑलरेडी इनकम की और उसने लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया, वो भी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इनकम। तो हम थोड़ा सा दोबारा से चलते हैं, हम सम अप कर लेते हैं। अच्छा सर इनकम का मतलब है कोई भी पॉसिबल वे से कमाई हुई इनकम। तो अच्छा सर ये तो हो गया, तो हम अब एफबीआर क्या करता है, उसके पोर्टल के ऊपर पाकिस्तान सोर्सेज ऑफ इनकम, ऑल हेड ऑफ इनकम के अंदर आपकी सैलरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि सैलरी,
आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपने कोई भी इनकम प्रॉपर्टी के थ्रू कमाई, रेंटेड प्रॉपर्टी, आपने कोई बिजनेस किया, उसके बिजनेस के थ्रू आपने जो भी इनकम आपने की, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस हैं। अब फॉरेन सोर्सेस भी, आप सर फॉरेन सोर्सेस के अंदर आप बाहर से भी कहीं सैलरी कमा रहे हैं, फॉरेन सोर्सेस के अंदर भी मल्टीपल आपके सोर्सेस है, वहां पे आपकी प्रॉपर्टी से आपने रेंट आउट की, वहां कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया, वहां से अर्निंग की, इसी तरह से कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसका मतलब है कि इनकम जो है हमारे एफबीआर के परस्पेक्टिव से, ये पोर्टल के अकॉर्डिंग, ये मैंने जो आपको मेंशन किया, अभी आपको डेफिनेशंस भी पढ़ाऊंगा कि एफबीआर अब अपने सेक्शन 9 के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 9 के तहत इनकम की कैसे डिफाइन करता है, टोटल इनकम को। तो हमने कहा कि ऑल इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, तो ये टोटल हमारे पास पॉसिबल वेज ऑफ इनकम। इसके अलावा उसने डिडक्शन और कलेक्शन की भी बात की है कि ये तमाम आपके पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। अब हमने यहां तक ये देखा कि इनकम, सर ये तो पॉसिबल, सर आप ये कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या कोई डेफिनेशन मौजूद है? तो मैं आपको दोबारा से इनकम टैक्स जो है वो ऑर्डिनेंस के ऊपर लेके जाता हूं, जहां पे हम इसको थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा सर, सर ये जो डेफिनेशन है, ये कहाँ गिवन है, मैं इसको फाइंड करके आपको बताता हूँ। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम, देखिए अब हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, देखिए ये आपको पहले फर्स्ट जून के अंदर ही आपको थ्योरी, आपको कंसेप्चुअली ये लग रहा होगा कि सर एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा कोर्स ही इसके अराउंड जो है वो स्टैंड करेगा। ये दिस इज द बेसिस के हम एक्चुअली किस फॉर्मूला, किस पैटर्न के ऊपर ये पूरा का पूरा कोर्स को लेके चलेंगे। सर टैक्सेबल इनकम, ओके, तो सर मैं आपको थोड़ा डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली लेके चलता हूँ कि डेफिनेशन क्या कहते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। जी, तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम क्या होती है? अब कानून ये कहता है कि टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम शैल बी द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। हमने पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ी, यहाँ पे पर्सन सर क्या होता है, कौन बंदा, ये किसके ऊपर इम्पोज होगा, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। थोड़ी साथ साथ मैं डेफिनेशन को साथ साथ रिलेट करके इसमें पढ़ूं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप में से बहुत से लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे एज ए फ्यूचर, आप एज ए कंसल्टेंट वर्क करना चाह रहे होंगे, एज ए लॉयर किसी जगह, तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब पर्सन, अब यहाँ पे मैंने कहा कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है ऑफ ए पर्सन। अब मैं पर्सन को भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि वो बेसिकली पर्सन कौन हो सकता है। ये हम पहले लेक्चर में वैसे मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि हमारे पास जो पर्सन है वो क्या होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स जो है वो ऑर्डिनेंस के, पर्सन की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से 80 जो है इसका सेक्शन है, वो कहता है कि पर्सन इंक्लूड एनी इंडिविजुअल, चाहे वो कंपनी हो सकती है, ओपी फर्म या पार्टनरशिप हो सकती है, ट्रस्ट है, फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, या प्रोविजनल गवर्नमेंट हो सकती है, या पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फेड, कोई भी, देखिए या ये यूनिट ट्रस्ट हो सकती है। तो ये पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो मैं दोबारा से आपको उसी तरह से कानून के मुताबिक आपको थोड़ा सा बार बार डाइवर्ट करूं, लेकिन पर्पस ये है कि आपको बताया जाए कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको पोर्टल पे भी, इसका मतलब है कि टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन। आपको पर्सन यानी कि कोई भी उनमें से कोई भी बंदा, उनकी टैक्सेबल इनकम होगी फॉर द ईयर रिड्यूस बट नॉट, कोई भी इनकम आपको पता है जीरो से नीचे नहीं जा सकती। द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर द पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, इसके अलावा टोटल इनकम क्या होती है? अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर्ली इस पोर्टल में बताऊंगा। टोटल इनकम ऑफ द पर्सन शैल बी द सम ऑफ द पर्सन इनकम ऑल हेड ऑफ इनकम। ऑल हेड ऑफ इनकम कौन से होते हैं? तो वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे सैलरी, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम। तो इस डेफिनेशन को हमने 3 सेक्शन, बल्कि 5 सेक्शन अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या है और हेड। अब इसको थोड़ा सा अपने यहाँ से एलेबोरेट करता हूँ। अच्छा, अब वो डेफिनेशन में कहता है कि टोटल इनकम क्या होती है। सर टोटल इनकम का मतलब वो कह रहा है कि ऑल हेड ऑफ इनकम। अब सर ऑल हेड ऑफ इनकम उसने इसी हमारे सेक्शन में बताया कि सैलरी से हो, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके बिजनेस से, आपके 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 बिजनेस से, आपके कैपिटल गेन, आपकी अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स, तो ऑल हेड ऑफ इनकम प्लस एग्जम्प्ट इनकम करूं तो मेरी ये टोटल इनकम बनती है। अच्छा सर, ये उसने उन्होंने ला के अंदर तो बता दिया। अब सर हमारे पोर्टल पे भी है एग्जैक्टली इसी तरह से। अगर हम बात करें तो हमारे पोर्टल के ऊपर भी
जो है, मैं ये मेरे पास ऑलरेडी एक रिटर्न ओपन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि देखिए जिस तरह से वो टोटल इनकम की बात करता है, देखिए टोटल इनकम ऑल हेड ऑफ इनकम, हमारी एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द एग्जाम्प्ट इनकम। सर एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी होती है? देखिए सर यहाँ पे अगर हम बात करूँ, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो हमारे पास, अगर फॉरेन सोर्स के अंदर ये हमारे पास फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर इनकम, तो ये उसी तरह से ऑल हेड को मेंशन कर रहा है जिस तरह से मैंने इस पोर्टल पे डिस्प्ले किया। यानी कि टोटल इनकम हम अगर अगर हम देखें तो ऑल हेड ऑफ इनकम से कमाई हुई इनकम प्लस एग्जाम्प्ट इनकम हमारी टोटल इनकम कहलाती है, ठीक है। और एग्जाम्प्ट इनकम भी मेंशन कर दी, फॉरेन सोर्स को फर्दर उसी तरह से वही सोर्सेज फॉरेन सोर्सेज के लिए ऑल पॉसिबल हम यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपको टोटल इनकम बेसिकली एफबीआर के लॉ के कानून के मुताबिक हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा एक पैटर्न है कि टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, तो हम टैक्सेबल इनकम आपने अभी बताया, तो अगर हम टोटल इनकम से मैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस वो अलाउंसेस होते हैं जो आपकी टोटल इनकम को कम कर देते हैं। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम बनेगी। तो हम सर, मैं थोड़ा सा साथ साथ पोर्टल पे भी इलैबोरेट करता जाता हूँ। अब देखिए हमारे पास ये तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट से हो सकते हैं सर, ये हम बाद में हर सेक्शन के लिए हमारे पास एक डिटेल से हम इसको कवर करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज हैं, फॉरेन सोर्स है। फॉरेन सोर्स के अगर आप देखें तो फॉरेन सोर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वही तमाम इनकम, फॉरेन इनकम के अंदर वो लॉसेस, बिजनेस आपके इनकम, कैपिटल गेन, यानी कि वो जो हेड ऊपर दिए हैं तो फॉरेन, इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी एग्जाम्प्ट इनकम भी होती है। तो तमाम हेड ऑल, ये बेसिकली तमाम आपके पास टोटल इनकम कहलाती है इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट इनकम। अच्छा सर, तो हम अब देखें, क्योंकि मैं इस पोर्टल पे आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि एक्चुअली हम जो कानून के अंदर जो यहाँ पढ़ेंगे, जो इस जिस पैटर्न से हम यही पढ़ेंगे, एग्जैक्टली वही पैटर्न हमारा एफबीआर का पोर्टल फॉलो कर रहा है। उसी तरह से आप फ्यूचर के अंदर टैक्स रिटर्न्स और तमाम चीजें इसी पैटर्न से ही हम फुलफिल कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज में अगर मेरी मेरी जो मेरी प्रैक्टिस है, अगर हमने मेरी 12 ईयर्स की प्रैक्टिस है, तो हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस सिर्फ इस ऑर्डिनेंस पे बेस्ड है कि वो किस तरह से आपको ऑर्डिनेंस, आपको रूल्स कैसे कहते हैं आपने उसी तरह से ही इंप्लीमेंट करना है, टैक्स फाइलिंग करनी है और कंप्लायंस करनी है। ठीक है, यहां तक आपको कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा? अगर आपको कोई बोरिंग लग रहा है जस्ट लेट मी नो। साथ साथ क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चंद लेक्चर जो है हमारे 7 से 8 लेक्चर हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के होंगे, क्योंकि अगर वहां पे टैक्स टोटल इनकम का वर्ड यूज होगा तो अगर आप इसके लिए एलियन होंगे, आपको ये समझ नहीं होगी, तो आपको कहेंगे सर ये क्या है। तो आज आपकी डेफिनेशन आपको ये पता होगी सर टोटल इनकम में क्या शामिल है। इसके अलावा आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है सर। टैक्सेबल इनकम अभी हमने कानून के मुताबिक अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा, तो ये देखें टोटल इनकम में बता रहा है कि टोटल इनकम ऑफ द पर्सन शैल बी द पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम, पर्सन इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन। तो बेसिकली कानून के अंदर कुछ पेचीदगियां हैं, पढ़ने रीडिंग करने में कुछ कंफ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पे आपको आसान से और बहुत ही रीजनेबल वर्ड्स में समझाने का पर्पज है कि आपको ये चीजें समझ आ जाए। जी, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो प्लीज पूछेगा। एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन। आप यू कैन अनम्यूट, आप अपने माइक को अनम्यूट करके हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हम कुछ प्रैक्टिकली पोर्टल के ऊपर भी कुछ वर्क करेंगे ताकि हमारा एक ब्लेंड जो क्लास है वो मिक्स ऑफ एवरीथिंग हो, यानी कि हम प्रैक्टिकली भी कुछ चीजें कर रहे हो, थ्योरी को भी पढ़ रहे हो और साथ साथ इसको लेके चल रहे हैं। एनीबॉडी हैविंग क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, अच्छा चले, हमने दो डेफिनेशंस आगे चले, एंड ऑफ द क्लास हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए इंक्लूसिव डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो है वो अगर डेफिनेशन जो है वो सिर्फ लॉ को ही रिलेट करना है तो एग्जॉस्टिव, यानी कि अगर कोई डेफिनेशन जो आगे मेरे पास एक और डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंक्लूसिव डेफिनेशंस वो डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी कि जो व्हाट इज इनकम, यानी कि इनकम इंक्लूड, जहाँ इंक्लूड का वर्ड यूज होगा तो जो प्रैक्टिस जो बहुत से आपको में से लॉयर या कोई भी बंदा उसको ये पता होगा कि इसके इंक्लूड जो है वो हम ना सिर्फ ये डेफिनेशन बल्कि दूसरी डेफिनेशन फॉर दिस इसको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन जो अपने उस पूरी लॉजिक के अंदर कंप्लीट होती है, यानी कि वो कवर ऑल पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द टर्म विद इन लीगल, यानी कि हमें उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती।
जैसे हम इसी तरह से हमने पहला वर्ड पढ़ लिया इनकम। सर इनकम क्या होती है, हमने इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन भी पढ़ ली, यानी कि सर इनकम के अंदर क्या शामिल है, यानी कि ऑल पॉसिबल, फिर ला की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के अंदर वो क्या किस तरह से एक्सप्लेन, टोटल इनकम क्या होती है सर, हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होती है, क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपका आगे हमारी टैक्स फाइलिंग के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा सर, आप टैक्स क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स यानी कि आपके जहन में क्या बात आती है, ओके यार कोई पेनल्टीज हो सकती है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज करती है, ठीक है। तो कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में का जो हमारा जो शेड्यूल 1 है वो तमाम टैक्सेस के रेट देता है। अच्छा सर कहाँ पे है, वो तमाम टैक्सेस के रेट दे रहा होता है आपको। अच्छा सर ये कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जो ये जो पूरा ऑर्डिनेंस है इसके अंदर 242 सेक्शंस हैं। अच्छा सर ये सेक्शंस हैं, हम इसको रीड कैसे करेंगे सर, आप ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये 242 सेक्शंस इसके अंदर मौजूद है। ये 242 इसके कुछ सबसेक्शंस भी कुछ चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो थोड़ा सा इसके 242 सेक्शंस हैं और उसके जो है शेड्यूल्स हैं 14 शेड्यूल्स इसके पास इसमें हैं। तो हमारा जो पहला शेड्यूल है वो रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है। अच्छा सर हमारे पास 242 सेक्शंस हैं। अच्छा सर हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं आपने देखा रेट ऑफ टैक्सेस, तो सर हमारा शेड्यूल 1 है, मैं इसको थोड़ा सा आपको शेड्यूल्स पे लेके जाता हूँ कि हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो किस बेसिस पे लगते हैं, फिर थोड़ा सा मैं उसकी डेफिनेशंस को भी एलेबोरेट करता हूँ। तो बेसिकली आपके जेहन में कोई पॉसिबल आंसर सर टैक्सेस क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप में कोई जवाब देना चाहे कि आपकी नजर में टैक्सेस क्या होते हैं, तो एनीबॉडी कैन स्पीक। जी, तो ये टैक्सेस 242 के बाद ये हमारा पहला शेड्यूल है। देखिए शेड्यूल में रेट ऑफ टैक्सेस दिए गए हैं कि कोई भी पर्सन है, पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी कि सर पर्सन क्या होता है। पर्सन मैंने आपको बता दिया कि कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई ओपी, कोई ट्रस्ट, कोई फेडरल गवर्नमेंट, कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट, कोई उसके सब डिवीजन या यूनिट ट्रस्ट है, तो सारे इसी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो सर तमाम रेट्स, अच्छा इसमें एओपी आपकी फर्म के भी रेट्स गिवन है, आपके तमाम रेट फॉर द इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रेट्स गिवन है, इसके अलावा सैलरीड के पर्सन के रेट्स गिवन है। सर सैलरी के पर्सन के रेट्स किधर गिवन है कि अगर किसी की सैलरी 75% से क्रॉस करिए तो उसके लिए ये रेट्स हैं, तो ये टैक्स रेट आपको गिवन है। अच्छा एक और चीज है सर रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द कंपनीज, कंपनीज के लिए रेट है वो ऊपर हमने ईओपी और इंडिविजुअल की बात की, यानी कि पार्टनरशिप पे जो रेट लगेगा वो आपको ऊपर गिवन था। जो कंपनीज पे स्मॉल कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, तो ये भी हम कुछ डिटेल से जब हम कोर्स पे आगे जाएंगे तो यू विल स्टडी इन डिटेल दिस। तो इस तरह से तमाम जितने भी टैक्सेस के जो रेट हैं वो आपके शेड्यूल 1 में गिवन है। आपको 3 शेड्यूल्स को थोड़ा सा देखना है, हम जो बात करेंगे तो 3 शेड्यूल्स बेसिकली नॉर्मली शेड्यूल 1 जो होता है इसमें तमाम रेट आपके नॉर्मल रेट्स गिवन है। अच्छा सर कुछ पे रिड्यूस रेट भी होते हैं, एग्जम्पशन है और कुछ पे कंसेशन दिया गया है, तो आपके शेड्यूल 2 के अंदर जो रेट्स होंगे, जैसे एग्जम्पशन है, जैसे टीचर के लिए आपको 25% टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर शेड्यूल 2 तो नॉर्मली हम जो डील कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप में से जो लोग फाइलर नहीं होते, एक्टिव टैक्स पर लिस्ट के अंदर नहीं होते, उसका जो शेड्यूल है वो उनके रेट है वो शेड्यूल नंबर जो है वो 10 में गिवन है। ठीक हो गया, ये नहीं कि हम रेट जब हम टैक्सेबल इनकम फाइंड कर देते हैं तो हमारे ये रेट। सर आप तो टैक्स को बयान कर रहे थे, सर टैक्स क्या होता है, तो टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 63 ये कहता है कि टैक्स क्या है, एनी टैक्स इम्पोज अंडर द चैप्टर 2 ऑफ द ऑर्डिनेंस। ठीक है, चैप्टर 2 उस शेड्यूल 1 के चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है, पेनल्टीज, चाहे आप पेनल्टीज दें, फी अदा करते हैं, अदर चार्जेस जो इस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ भी अदा करते हैं वो आपका टैक्स है। एनी सम और अमाउंट पेबल अंडर दिस लॉ, यानी कि कुछ भी सम, यानी कि मैंने इसको उस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या चीज है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी आपने जो इनकम कमाई उस पे, इनकम कौन सी, ऑल पॉसिबल सोर्सेज से कमाई गई इनकम, और उस पे किसी भी तरह से शेड्यूल 1 के तहत, आपका शेड्यूल 2 के तहत लगाया गया जो टैक्सेस हैं वो आपके टैक्सेस कहलाते हैं। इसके अलावा पेनल्टीज आप इसमें शामिल है, इसके अलावा अमाउंट पेबल अंडर द दिस लॉ। जब वो दिस लॉ की बात करते हैं तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात कर रहे होते हैं। जी यहां तक आपको क्लियर है? एनीबॉडी आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहें साथ साथ तो दैट बी वेरी
हेल्पफुल क्लास के अंदर एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है कि ओके स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लास। सो जी, एनीबॉडी कैन अनम्यूट म्यूट और फिर आप हम डिस्कशन कर सकते हैं ताकि हम आगे चलें। नोबडी? अच्छा चले, अगर हम फर्दर चलते हैं जी, हमने थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, तो हमने ये सारी डेफिनेशन, एग्जम्प्ट इनकम क्या है, विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये तमाम डेफिनेशन जो हमने इस सेक्शन के अंदर ही कवर कर ली। और इसको हमने अपने पोर्टल पे भी देख लिया कि टोटल इनकम क्या है हमारी, ऑल हेड ऑफ इनकम। जब भी हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल हेड ऑफ इनकम मतलब सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, एग्जम्प्ट इनकम, तो ये टोटल इनकम कहलाएगी। और अगर इसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर दें, सर हमें पोर्टल पे भी दिखा दें सर ये कैसे है, तो देखिए ये मेरे पास टोटल, ये पहला पार्ट है हमारी जो रिटर्न का, ये पहला पार्ट है। ये एफबीआर के पोर्टल पे मैं लॉग इन हुआ, मैं रिटर्न मैंने ओपन की, मैं आपको बाद में ये भी चीजें सिखा दूंगा कि ये कैसे होता है। नॉर्मली डायरेक्टली आपके पास तमाम हेड ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। अब डिडक्टेबल अलाउंस को हम माइनस कर दें तो डिडक्टेबल अलाउंसेस में क्या चीज शामिल है, अगर आपने कोई ज़कात अदा की, आपने कोई वर्फुल वेलफेयर एजुकेशन एक्सपेंसेस, अगर हम इसको माइनस कर दें तो सर ये हमारे पास क्या होगी, टैक्सेबल इनकम। सर ये दिखा दे कि पोर्टल पे कैसे नजर आता है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये देखिए हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैं कुछ चीजें फिगर इंटर करता हूँ तो आपको ये नजर भी आएगा टोटल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्सेबल इनकम कैसे बनती है। देखिए मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी कोई सैलरी इंटर करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे कुछ 6 लाख रुपीज आपकी सैलरी इंटर करता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओके, फिर मैं कोई बिजनेस इनकम, ओके, मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के अगेंस्ट मैं कुछ इसके अंदर भी 7,50,000 की इनकम ऐड करता हूँ। इसके अलावा मैं जो है मैं मेरे दो इनकम एड्स, मैं और भी मल्टीपल मैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अब मैंने कहा कि मैंने कुछ जो है ज़कात अदा की, मैंने 50,000 रुपीज़ मैंने ज़कात अदा की, मैंने एजुकेशन एक्सपेंसेस की बात में 12,000 रुपीज़, तो ये हम उसको आगे जाके थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये क्योंकि इनकम के कुछ स्पेशल एजुकेशन के कुछ रूल्स हैं, इसलिए ये आपको वो दे रहा है कि ये चीज़ ऐड नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। अब वो, अब सर ये आप हमें दिखा दें जो आपने फॉर्मूला बनाया था इसके अंदर, देखिए आपकी ऑल है, सबसे पहले है आपकी ऑल हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, फॉरेन सोर्स, आपकी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, तो ये आपकी टोटल इनकम बना रहा है। ये देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपकी इनकम, आपकी टोटल इनकम, टोटल इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट इनकम, और इसके बाद डिडक्टेबल अलाउंसेस अगर आप माइनस कर दें तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया कि टोटल इनकम, उसमें ऑल हेड, अगर आप उसमें ऐड करके डिडक्टेबल अलाउंसेस में ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम सर कौन सी होती है, वो इनकम होती है जिसपे टैक्सेबल, अब आप यहाँ पे पहुंच गए कि टैक्सेबल इनकम आपकी कौन सी इनकम होती है। टैक्सेबल टोटल इनकम आपकी बन गई डिडक्ट अलाउंसेस के बाद, ये वो इनकम होती है जिस पे आप पे टैक्स इम्पोज होता है, आप पे टैक्स लगता है। देखिए अगर उन्होंने कुछ ऑलरेडी टैक्स अदा किया होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये देखिए हम यहाँ पे टैक्स अदा करते हैं। तो पहले सेक्शन के अंदर हमने थोड़ा सा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली कि हम बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं, एफबीआर जो है वो उसकी क्या रूल्स हैं, वो कैसे मैनेज करता है, इनकम क्या होती है, हमारे टैक्सेस क्या होते हैं, और ये टैक्सेस किस तरह से, ये पूरा का पूरा सिर्फ पूरा का पूरा सिस्टम इस पोर्टल के अगेंस्ट बेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको जो बताया कि ये बुनियादी, अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही आप काम कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरा जो आपके टैक्सेशन का जो इनकम टैक्स का सेगमेंट है वो पूरा का पूरा इसी सेक्शन से बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शन, टैक्स क्रेडिट्स, एवरीथिंग हम एक एक चीज को कंप्लीटली एलाबोरेट करेंगे और उनको किस तरह से इनको पुट करना है और किस तरह से ये चीज इस पोर्टल के बारे में भी समझेंगे। तो ये चीजें हमारे पार्ट का पहला हिस्सा थी। आज हम थोड़ा सा इस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा कहते हैं कि ये चीजें हमारा पहला पार्ट था कि हमने कुछ चीजें लर्न की। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। अच्छा सर, हमें इसके अलावा जब हमने ये पढ़ लिया तो हम थोड़ा सा पोर्टल के बारे में जानते हैं कि सर ये ओवरऑल इसके बाद नॉर्मली हमारा ये पोर्टल जो है
ये आईरिस का जो पोर्टल है सर, जिसपे हम फाइलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ बता दें सर। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको ओपन करता हूँ आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में, मैं इसको लॉग आउट करके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको मैं सब समझाता चलूं। देखिए हमारा जो पहले पार्ट के अंदर हम इंडिविजुअल की, नॉर्मली हम इन सब लोगों की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये किस तरह से कंपनीज कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, एओपी फॉर्म कैसे, दिस इज आवर पार्ट ऑफ कोर्स, ये किस तरह से ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं। आ, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल में कौन कौन लोग शामिल हैं, जैसे हम कुछ बात करते हैं इंडिविजुअल के अंदर सैलरीड पर्सन। मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ, आपको लगेगा कि कुछ चीजें मैं साथ साथ लिंक्ड करता जाऊंगा कि ये कैसे आपस में लिंक्ड है। अच्छा हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो है एफबीआर कहता है कौन कौन लोग जो टैक्स फाइलिंग, जो बेसिकली हम इसको तीन चार कैटेगरीज हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। चार कैटेगरीज सपोज हमारे पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन शामिल है, इंडिविजुअल के अंदर आपका एम्प्लॉइज एट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में जितने भी लोग काम करते हैं। अच्छा सर ये इंडिविजुअल होंगे, इसके अलावा सोल प्रोप्राइटर, कोई भी अकेला पर्सन जो है वो बिजनेस को रन कर रहा है, वो शॉपकीपर है, कोई भी मेडिकल स्टोर है, वन पर्सन इज रनिंग, फ्रीलांसर हो सकता है, आईटी प्रोफेशनल, या कोई कंटेंट राइटर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, तो सिंगल पर्सन इज डूइंग बिजनेस। तो इसके अलावा प्रोफेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंटली हो गए, वो काम कर रहे हैं। तो इन तमाम केसेस के अंदर हम हर एक की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, सबसे पहले इसके प्रोसेस को सीखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। इससे पहले मैं पोर्टल के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। बेसिकली हमारा जो पोर्टल है पायरस का, ये बेसिकली ये क्या हमें फंक्शनैलिटी, क्या फीचर ऑफर करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके हम रजिस्टर्ड होंगे इंडिविजुअल के केस के अंदर। एओपी के केस के लिए हम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, वो हम बाद में सीखेंगे। कंपनीज के लिए एसएससीपी है, वहां से रन करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल की जब ये जो पोर्टल है, इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सो वो पहले सबसे पहले ये कहता है कि दिस पोर्टल, ये इंटरफेस है, आप कैसे लॉग इन करेंगे, iris.fbr.gov.pk से आप लॉग इन करते हैं, तो ये आपके पास इंटरफेस मौजूद है। अच्छा इस पे एक लॉगिन का सेक्शन है, इसके अंदर इसको हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ एलेबोरेट भी करता रहता हूँ। ऑनलाइन वेरिफिकेशन, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द ऑनलाइन वेरिफिकेशन। सर ये हम किन की क्या वेरीफाई कर सकते हैं, आप जितने भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आजाद जम्मू कश्मीर के, इसी तरह से उनकी लिस्टें डाउनलोड कर सकते हैं, जो सेल टैक्स पे जो रजिस्टर्ड है उनकी प्रोफाइल इंक्वायरी कर सकते हैं आप, एग्जाम सर्टिफिकेशन है, नोटिस हैं, ऑर्डर वेरिफिकेशन, यानी कि ये तमाम चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। सर ये कहाँ है, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। पहले मैंने आपको बताया कि ये वो पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग करेंगे। दूसरा, टैक्स पेयर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अच्छा सर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, मैं लॉग इन करता हूँ। अच्छा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आप बेसिक आपके मैनेजर प्रोफाइल, जब आप इससे एंटीन बना के रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सपोज इज अ पर्सन, तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है आप अपने यहाँ पे इनके पास मौजूद होती है। आप अपने बिजनेसेस, आप इनकम के सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। सपोज कोई भी इंडिविजुअल है, तो आप कोई भी आपके पास सैलरी इनकम है, तो ये पोर्शन ये है, ये आपको ये एड्रेस करता है कि ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, उसकी तमाम पर्सनल अपडेट, पर्सनल और बिजनेस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। सो वो कहाँ कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि मैं अगर मैनेजर प्रोफाइल के अंदर जाऊं इस इंटरफेस के अंदर, तो तमाम इंफॉर्मेशन को मैं ये इसका डेटाबेस मैनेज करता है कि मेरे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है। अच्छा सर मैं इस पे सोर्सेज ऑफ इनकम है, फिर मेरी बिजनेस एड्रेसेस, आपके यूटिलिटी कनेक्शन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर, यानी कि आप जॉब करते हैं तो तमाम इंफॉर्मेशन हम ये मैनेज करता है। तो ये एक पार्ट हो गया। अच्छा इसके अलावा सर ये पोर्टल क्या काम करता है, मैंने आपको बताया टैक्स फाइलिंग, तो टैक्स फाइलिंग हम जब इसको साथ साथ आगे हम इसकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग दिलेंगे तो हम ये भी काम कराता है। टैक्स वेरिफिकेशन, सर ये टैक्स वेरिफिकेशन क्या होती है सर, अभी मैंने आपको दिखाया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पोर्टल से देखिए सर, ये पोर्टल टैक्स वेरिफिकेशन भी करता है जी सर, वेरिफिकेशन करता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट करता है, मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, आपके नोटिस, आपके ऑर्डर वेरिफिकेशन, कंप्यूटराइज पे रिसीट, आपको सीपीआर, आपकी कोई सैलरी काटता है, वो कहता है मैंने काट लिया, आपको कोई पता नहीं, आपको कैसे पता चलेगा उसने मेरी सैलरी काट ली, तो आप यहाँ जाएंगे, आप अपना सीपीआर मतलब आप वेरिफिकेशन के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई इंटर करेंगे, तो आपको ये पोर्टल उसकी वेरिफिकेशन कर देगा जी। तो ये हमारे पास एक जो पोर्टल जो है, ये हमारे पास
ये हमारा तीसरा काम ये कर रहा है कि ये हमारे पास एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ई पेमेंट, इसके अलावा आप अपनी जितनी भी आपके एडमिटेड इनकम्स होंगी, आपकी जो इनकम, आपके एक्सपेंस जो आपको टैक्सेस ड्यू होंगे, आप इसी प्लेटफॉर्म पे, पहले एक सेपरेट प्लेटफॉर्म था, अभी आप यहीं से ये टैक्सेस पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टैक्स पेमेंट, मैंने कहा कि ये ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का प्लेटफॉर्म है। आपकी टैक्स पे इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं, टैक्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं टैक्स की, ठीक है। इसके अलावा टैक्स पेमेंट है और टैक्स पेड की सर्विसेज है। ये नहीं कि इससे रिलेटेड जितनी भी आईआरएस है, ये प्लेटफॉर्म मल्टीपल सर्विसेज, सर ये मल्टीपल सर्विसेज आप कहाँ क्या बयान कर रहे हैं? ओके जी सर, तो अब अगर हम जाएं इसके पोर्टल पे, अगर मैं लॉग इन करूँ तो दे आर इज ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज, कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे? अच्छा सर, डिक्लेरेशन का मतलब है आप टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं, आप एसेट डिक्लेरेशन का सेगमेंट है, रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, अपील्स पे जा सकते हैं, रिफंड है, विद होल्डिंग एडवांस पेमेंट, रिस्ट्रिक्शन, और ये सारा सेक्शंस आपके। इसका मतलब है ये पोर्टल आपको ये मल्टीपल फीचर्स और ये चीजें आपको ऑफर करता है, और ये प्लेटफॉर्म भी ऑफर करता है। तो यहाँ आपकी सर अंडरस्टैंडिंग जो है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। जी, एनीबॉडी? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? सब क्लियर आ रहा है जी? अच्छा, चले चले। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए, हमने कुछ चीजें ओके जी, यस सर, समझ आ रही है। ओके, देखिए आपकी क्लास के अंदर, देखिए मेरी क्लास जो है, आगे हम जब चलेंगे, देखिए दिस इज अ लॉ, और यहाँ पे आपका इंटरेक्शन, आपका जो सवाल जवाब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज इस वजह से भी रहेगी कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, ये कानून जो लॉ जो है फर्दर एक्सप्लेन होता जाएगा, इसकी आप अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी कंसल्टेंट के सामने बैठ के अपने रिव्यूज, अपने कमेंट्स, अपनी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एज ए प्रैक्टिशनर खुद भी प्रॉपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सवालात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस आपको लीड करेगा कि आप फ्यूचर के अंदर कोई भी आपको कोई कंसर्न है, कोई एड्रेसेस, आपको कोई इशू आ रहे हैं, तो आपको साथ साथ इसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको एड्रेस करते जाए, ठीक है। तो प्लीज कोई यहाँ पे ब्लंटली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, इट्स नॉट एन बिग डील, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा दोबारा से पोर्टल पे देखते हैं। अच्छा सर, हमने आपने पोर्टल पे बता दिया कि ये पोर्टल क्या क्या काम करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एफबीआर का जो ये एक सेक्शन है, हम अगर इसको पार्टीशंस करें तो ये आपका ये पूरा सेक्शन है, ये क्विक लॉन्च है, यानी कि क्विक एक्सेसेस हैं। एफबीआर के पास आपकी कौन सी मालूमात मौजूद है। अगर समबडी, देखिए अगर ये पर्सन का, अगर उसने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया है, कोई प्रॉपर्टीज परचेज सेल किए हैं, तो एफबीआर के पास तमाम मालूमात आपकी मौजूद होंगी। आपने कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, आपने कोई इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की है, आप पेमेंट और विद होल्डिंग टैक्स, या आपने व्हीकल बाय किया, तो ये तमाम मालूमात एफबीआर के पास ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी भी मौजूद होती है। सर वो कैसे मौजूद होती है? हम इसकी जो है इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा एमआईएस सिस्टम, अगर हमारे पास ये टॉपिक ऑप्शन आ रहा है एमआईएस सिस्टम, अगर हम एमआईएस सिस्टम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मैं करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ रही होती है, और यहाँ पे अगर हम किसी भी साल की एफबीआर के पास आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप कोई भी चीज इंफॉर्मेशन इंटर करते हो, आपकी तमाम ट्रांजेक्शन एफबीआर के पास मौजूद होती है। देखिए अगर ये पर्सन है तो उसने हबीब बैंक के थ्रू इनका जो सीपीआर है, उसकी कोई भी इनके कोई पेमेंट्स की हैं, कोई डायरेक्शन, कोई टैक्स विदहेल्ड हुआ है, तो तमाम इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास मौजूद होती है जी। तो यहाँ तक आपने ये देखा कि एफबीआर का ये जो पोर्टल है, हमें ये क्या 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 एक्सेस देता है, क्या क्या, तो हमने दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग के लिए टैक्स पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, टैक्स वेरिफिकेशन है, टैक्स पेमेंट है, और टैक्स पे की सर्विसेज भी इसके अंदर शामिल है, जो इस पोर्टल की हमें ये एक्सेस प्रोवाइड करता है जी। इसके अलावा
जो FBR, ये जो सेगमेंट आपका इनबॉक्स, आपका ड्राफ्ट, आपका आउटबॉक्स, ये आपका ये वो सेक्शन है जो FBR आपसे कॉरस्पॉन्डेंस करता है। आपको कोई नोटिस भेजेगा FBR की तरफ से, तो ये जो क्लाइंट है इसके ऊपर एक नोटिस है कि उसने नोटिस टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। अगर आप कोई भी वर्क जो है कंप्लीट छोड़ देते हैं और फ्यूचर में आपने सबमिट करना है, तो ड्राफ्ट का सेक्शन जब आप टैक्स फाइलिंग कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसको सबमिट नहीं करते तो हम हमारा जो ये सेक्शन है ड्राफ्ट इसके अंदर मौजूद होता है। आउटबॉक्स जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी जो रिटर्न जो होती हैं वो आप आउटबॉक्स में मौजूद होती है और फिर कंप्लीटेड टास्क के अंदर ये मौजूद चली जाती है। तो ये नहीं कि ये पोर्टल आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या एक्सेसेस प्रोवाइड करता है, हमने आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, हम सर अब बात करते हैं सर रजिस्ट्रेशन की, कौन से लोग रजिस्टर्ड होते हैं। हम थोड़ा सा हम इस पोर्टल के हवाले से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें हम समझते हैं। इस सर जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल कौन है, मैंने आपको बता दिया कि सैलरीड पर्सन है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से, अगर आपको कंफ्यूजन है, सैलरीड पर्सन है, कोई बिजनेस ओनर है जो सोली अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो फ्रीलांसर है, प्रोफेशनल है, वो FBR के साथ ये कैसे रजिस्टर्ड होता है सर। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा पोर्टल के ऊपर भी बताता हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, अब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक सेक्शन है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा होपफुली। अच्छा, सर ये क्या है कि हम बिजनेस की स्ट्रक्चर्स हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ना डिवाइड कर देते हैं कि जितनी भी पॉसिबल बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटर है, इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी। हम में से जो मैंने सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल की बात की, तो वो FBR के साथ, देयर इज नो सेपरेट, इसके लिए कोई सेपरेट कानून मौजूद नहीं है। आप FBR के साथ ही रजिस्टर्ड होंगे और हम इसको रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। अगर सर पार्टनरशिप हम कैसे रजिस्टर करते हैं सर, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ये हर प्रोविंस के हवाले से ये इसके डिफरेंट पैटर्न है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली हम रजिस्टर करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी, सर ये कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, तो ये SSCP से रजिस्टर्ड होती हैं। और कंपनीज एक्ट 2017, इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, तो 2017 के अंदर ये एक्ट जो है बेसिकली ये इस तरह से हमारे पास पॉसिबल बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम इन तमाम जो स्ट्रक्चर को ना सिर्फ रजिस्टर करना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, इनकी रिटर्न फाइलिंग, इनके इसके अलावा इसके रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होगा, जैसे हम इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो वो कैसे रजिस्टर्ड होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली हम पहले सेगमेंट को कैसे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ चीजें थी, मैं आपको कुछ और भी सेक्शंस के अंदर बताना चाह रहा था। जी, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज यहाँ तक कोई क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि हम जो हमारी फर्दर जो क्लासेस होंगी, हम एक ही पैटर्न से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो रीडिंग के हवाले से कुछ बताता चलूँ, क्योंकि मैं सारे रेफरेंसेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ले रहा हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जी, तो बात करना चाह रहे हैं, आपका माइक किसका अनम्यूट है। जी, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली इसको हम रीड कैसे करते हैं। ये बेसिकली इसकी सब डिवीजन कैसे हुई है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, पार्ट 1, 2 डिवीजन। और जी, हेलो हेलो जी जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग। आपकी जो है वॉइस जो है ना वो क्लियर नहीं है, प्लीज आप थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, और अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर लें, या आप अगर राइटिंग में, अगर आपसे बात नहीं हो रही तो आप राइटिंग में मेंशन कर दें। जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चलें जी, मैं एट द एंड ऑफ द हम क्लास इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और फिर जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे मैं आपके साथ भी शेयर कर लूंगा। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को कैसे रीड करते हैं जी, मैं इसको आपको बता रहा था कि हमारा ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर नॉर्मली ये किस तरह से सब डिवीजन हुई हुई है, ये एग्जैक्टली इस पोर्टल के अंदर है कि इसके अंदर चैप्टर्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, हर चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट्स हैं और कुछ डिवीजन्स हैं, और इन डिवीजन्स के साथ साथ हमारे सेक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये दिखाऊं कि ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर कुछ, अगर आप नीचे जाएंगे तो इसके अंदर इसी चैप्टर के 3 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, उसके अंदर, और कुछ पार्ट्स के अंदर सब डिवीजन्स भी, डिवीजन 1
भी मौजूद हैं, और ये साथ साथ आपके जो है हमारे सेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं, 242 सेक्शंस हैं हमारे बेसिकली हमारे इनकम टैक्स ऑडियंस के अंदर। और अब इसके बाद नॉर्मली हमारे पास अगर कोई एंट्रीज लिखी होती हैं जैसे 1, 3B, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पहला जो पार्ट है वो हमारा सेक्शन कहलाएगा, सब सेक्शन और फिर क्लास और सब क्लास। हम कोई भी चीज को जब रीड करते हैं कानून के अंदर तो हमारे पास थोड़ी सी रीडिंग इस तरह से होती है। मैं थोड़ा सा सेक्शन को क्लीन कर देता हूँ। देखिए जैसे अब हमारे पास अगर हम किसी कानून को, किसी सेक्शन को पढ़ेंगे तो 37A, तो ये क्या है बेसिकली इसका ये सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है। 1 के अंदर फर्दर क्लास, सब क्लासेस, बेसिकली ये फर्दर उस तरह से हम इसको रीड कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई आता है तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट जो है वो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास और सब क्लासेस की शक्ल में, तो हम जो अगर आप रीड कर रहे हो ताकि आपको टैक्स की रीडिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ा सा साथ साथ चीजें कवर करती जाना है। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा फर्दर। हम आज जो है एलेबोरेशन क्या करते हैं हम क्लास के लिए, हम एनटीएन की बात करते हैं। इंडिविजुअल एनटीएन है, टैक्स पर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, आईआरएस पे लॉगिन कैसे होता है। मैं एक सेक्शन आपको 181(4) के ऊपर लेके जाता हूँ कि कौन से जो बेसिकली व्हाट इज इंडिविजुअल के लिए एनटीएन होता क्या है, वाई हम वो एनटीएन होता क्या है और हम वाई से काम हासिल क्यों करते हैं। जी, टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन की बात। अच्छा, हमने पहले तो देख लिया कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, तो हम टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन, एवरी टैक्स पेयर, देखिए यहाँ पे सेक्शन ये कहता है 181, वो कहता है कि एवरी टैक्स पेयर शैल अप्लाई इन ए प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड इन ए प्रेस्क्राइब मैनर फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब हम प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब मैनर हम इसको अब लर्न भी करेंगे थोड़ा सा, ये किस तरह से लर्न होता है, कि किस तरह से हम इसको रजिस्ट्रेशन अपनी करेंगे। इसके अलावा एक पार्ट है कि द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस वेयर नेसेसिटेड बाय द फैक्ट। अब वो यहाँ पे कहता है कि अगर कमिश्नर जहां सुटेबल समझता है वो किसी भी पर्सन को रजिस्टर्ड कर सकता है प्रेस्क्राइब, यानी कि उसकी पावर है कि कमिश्नर की पावर है। सर कमिश्नर की पावर्स कहाँ पे मेंशन है, ये मैं आपको थोड़ा सा, अगर सेक्शन है तो काफी लंबा हो जाएगा एफबीआर की पावर्स, और इसकी सेक्शन 237 के अंदर जो है एफबीआर कैन मेक रूल्स, अथॉरिटी टू मेक एफबीआर, सेक्शन 236, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बाद में एलैबोरेट करता हूँ। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन स्कीम शैल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स नोटिफाइड बाय द बोर्ड, जैसे भी करेगा। वो कहता है कि फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 ऑनवर्ड के बाद, इन केस ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा है यही जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं, हैविंग कंप्यूटर, जिसका सीएनआईसी नंबर है वही उसका एनटीएन नंबर। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एनटीएन क्या होता है। अगर आप एफआर के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो 2 साल 2015 के बाद आपका जो एनटीएन है, सीएनआईसी है, दैट विल बी द योर, दैट विल बी आल्सो द एनटीएन, आपका वो एनटीएन भी कहलाएगा। अच्छा सर, हम थोड़ा सा ये किस तरह की चीज है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, just give me 1 to 2 seconds, inshallah I will clear this one. अच्छा, अब देखिए ड्यू रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन, सर अच्छा ये होता क्या है, चले हम रजिस्ट्रेशन का मैंने सेक्शंस को लेके गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कि टैक्स पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली पैटर्न क्या है, प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या है, हम प्रेस्क्राइब मैटर से ही रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, तो हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ आज समझते हैं। अच्छा, मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन, अच्छा सर ये है क्या चीज़, मैं आपको थोड़ा सा पोर्टल पे लेके जाता हूँ। इस पोर्टल के ऊपर आप चीज़ें देख रहे हैं कि ई इनरोलमेंट गिवन है, लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी आपके पास रजिस्टर्ड हैं तो आपकी इनरोलमेंट या न्यू रजिस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है। अच्छा, सर इन दोनों में क्या फर्क है, ई इनरोलमेंट क्या होती है और न्यू रजिस्ट्रेशन क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको हम इस प्रोसेस को स्टार्ट। अच्छा, न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी जिसने कभी रजिस्टर्ड नहीं, जिसने कोई एफबीआर के साथ पहले कभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो हम उसके लिए नई रजिस्ट्रेशन जाएंगे। सर ये कैसे पता चलेगा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं की हुई तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्मली आप न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं।
और ई इनरोलमेंट बेसिकली क्या होता है? ई इनरोलमेंट कब होता है कि अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी की, यानी कि आपने बैंक के अंदर आपके को आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आपको आता है बैंक से, आपने कोई डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, आपने कोई गाड़ी व्हीकल परचेज की, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एफबीआर के पास आपकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। वो एफबीआर की मालूमात के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन कोई एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे वो ला ये एफबीआर ये कह रहा है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में है तो किसी भी टैक्स पेयर को रजिस्टर कर सकता है। जहां वह नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट ऑफ द केस, वो किसी को भी रजिस्टर्ड कर सकता है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो सर इससे इससे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर तो आपकी कोई एक्टिविटी ऑलरेडी एफबीआर के साथ है, आपने कोई ट्रांजैक्शंस की, कोई आपने आप एनआईसी के अगेंस्ट कोई आपने ट्रैवलिंग की, आपने व्हाटएवर, तो आप एफबीआर अगर समझता है तो आपको ई इनरोल कर लेगा, यानी कि वो रजिस्टर्ड कर लेगा। सिर्फ आपको लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा तो आप ई इनरोलमेंट की तरफ से आते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस की एक्टिविटीज हुई तो ऑलरेडी आपको कमिश्नर है वो आपको रजिस्टर कर चुका होता है, लेकिन सिर्फ आप अपनी क्रेडेंशियल्स लेने के लिए सीएनआईसी अपना सेल नंबर ईमेल एंटर करके आपको पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है। अच्छा सर, और सर दूसरे केस के अंदर क्या होता है? न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन किस केस के अंदर होती है? इसका मतलब है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पास कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं, अगर आप ये कर रहे होंगे, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो आपको क्वेश्चंस दे देगा दरम्यान में, आपको मेंशन कर देगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद, आप ई जो है ई रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं, यानी कि वो आपको यहाँ पे कहेगा, आपको ऑप्शन देगा ई इनरोलमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन का कोई पैटर्न देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल कैसे रजिस्टर्ड होता है। आप में से बहुत से लोग जो स्टैरिक्स मौजूद है, इसमें 3 पार्ट है। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, आपकी एड्रेसेस का पार्ट है, और ऑलरेडी एंड पे ये कैप्चना वगैरह आप जो डाटा एंटर करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैरिक्स के पार्ट हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आपकी स्टैरिक्स इज ए कंपल्सरी पार्ट, कि आप अपना सपोज आप अपना कोई भी इंटर करते हैं, सीएनआईसी नंबर इंटर करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगी ये इंशाल्लाह इसको हम साथ साथ भी कंप्लीट भी करेंगे। इसके अलावा ये प्रीफिक्स आप कोई भी अपने नाम के साथ मिस्टर मिसेज या डॉक्टर हैं आप ऐड करते हैं। आप अपना फर्स्ट नेम देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अच्छा, तो आप अपना फर्स्ट नेम और या लास्ट नेम एंटर करते हैं। अच्छा सर, अगर मेरे पास मिडिल नेम या लास्ट नेम ना हो तो क्या हो? मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी एड्रेस करता जा रहा हूँ। अगर आपके पास लास्ट नेम नहीं है तो सपोज यहाँ पे कोई लास्ट नेम नहीं है, तो अगर 2 स्पेसेस भी एंटर कर रहे हैं तो दैट ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा ये आप सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है, करंट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है आप किस नेटवर्क का कनेक्शन यूज कर रहे हैं। आप अगर आपका कन्वर्टेड है तो जिसमें कन्वर्टेड है मोबिलिंग, अगर आप मोबिलिक से टेलनॉर में कन्वर्टेड है तो टेलनॉर का आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेल नंबर लिखेंगे, द पैटर्न इज गिवन बिहाइंड, अगर आप देख रहे हैं 0092 के साथ ये पैटर्न एंटर करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे एक और चीज है, रजिस्टर्ड ऑन योर सीएनआईसी, आप वो सिम एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। आप अपना ईमेल एंटर करेंगे, कंफर्म ईमेल आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, तो ये आपको आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। यानी कि 2 चीजें थी कि आपके सीएनआईसी जो है कि अगेंस्ट आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप सीएनआईसी जो स्टैरिक्स ऑन है उनको कंपल्सरी आपने ऐड करना। अब ये एड्रेस का इंफॉर्मेशन है। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कुछ चीज पर्सपेक्टिव से, अगर आप किस किस्म की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। यहाँ ये कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी आप मेंशन कर दें, दिस इज कोई कंसर्न नहीं है इसके अंदर, कोई ज्यादा बड़ा जो डीप कंसर्न नहीं होता इसके अंदर चीजें। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप कोई भी इंटर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये फॉर्म इंटर हो जाएगा। आप फॉर्म लैंड, जैसे मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऐड की, अगर आप यहाँ पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंटर करेंगे तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी फॉर्म सेलेक्ट कर लेगा। कैंप है, आपके कंपार्टमेंट है, फ्लैट है। अगर मैं यहाँ पे कहीं आप किसी हेल्थ प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्पेंसरी में रह रहे हैं, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं है, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं अभी आप नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटर करता हूँ, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर सपोज किसी मैं सपोज हाउस के अंदर, रेस्ट हाउस के अंदर रह रहा हूँ। अब देखिए इसकी मेजरमेंट कितनी है वो आपसे देखिए, इसका नॉर्मली ये सिर्फ ये इसका कोई भी रिलेशन नहीं है टैक्स फाइलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक है, ये नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट फ्यूचर के अंदर नहीं है। आप कहते हैं कि स्क्वायर फीट के अंदर है, आप स्क्वायर फीट के अंदर कितना टोटल एरिया है, अगर आप कहते हैं कि 100
जो है ये फीट के अंदर, स्क्वायर फीट के अंदर है। आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस का मतलब है आप हाउस नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप सपोज आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स है जैसे फ्लैट है, तो ये डिपेंड करता है आप ये किस तरह से फिल कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है वो आपका सिटी है। देखिए सिटी आपकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन करेगा। अच्छा सर, ये जुरिस्डिक्शन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जुरिस्डिक्शन बेसिकली, मैं एफबीआर की साइड के ऊपर जाता हूँ। तो जुरिस्डिक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने एड्रेस प्रॉपर दिया तो ये आपके आरटीओ को डिफाइन करेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने आरटीयूज हैं, ये 26 के करीब हैं। आप जिस एरिया के अंदर से फॉल करते हैं तो ये बेसिकली आपका आरटीयू का वो एड्रेस है, जैसे चीफ कमिश्नर कराची 1 2। इसके अलावा ये जुरिस्डिक्शन जो है ये इस पे बेस करेगी। आपको थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे रावलपिंडी इंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये जब आप इंटर करें सर यहाँ पे कौन सा एड्रेस इंटर करें। अच्छा सर मैंने यहाँ पे अगर आप ये आपको मल्टीपल एड्रेसेस दे रहे हैं तो आप इसमें से आपको अगर कोई पता ना चले तो आप एंड पे ना इन तमाम सिटीज के साथ ना सिंपल एक रावलपिंडी भी दे रहा है। देखिए ये एड्रेस सर कौन सा एंटर करें। आप मेरा परमानेंट एड्रेस है, मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रह रेजिडेंस नहीं है, मैं टेम्पररी यहाँ पे रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा ये सिलेक्ट करते हुए आपने ये हमेशा से याद रखिएगा कि जो आरटीयू है, अगर आपको फ्यूचर में कोई नोटिस आते हैं आपको फिजिकली ट्रेवल करना पड़ा तो दैट विल डिसाइड के। अदरवाइज अगर सपोज यहाँ बैठे हैं मुल्तान से, आप परमानेंटली यहीं पे रिजाइड है आपका, जो है पुराना जो घर है वो किसी मुल्तान के अंदर है, अगर आप मुल्तान सेलेक्ट कर लेते हैं तो इन केस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई आपका एफबीआर के अंदर आपको नोटिस आता है तो कुछ केसेस के अंदर आपको हैव टू मूव देयर। तो जुरिस्डिक्शन डिफाइन करते हुए जरूरी नहीं है कि आप जहां रह रहे हैं, आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, ये आपका रेसिडेंट का है, तो भी आप अपनी जुरिस्डिक्शन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। कैपेसिटी, यहाँ पे बहुत सा क्वेश्चन होता है कि सर मैं तो अपने वालिद के साथ रह रहा हूँ, तो आप वालिद के साथ जब रह रहे हैं तो आप जो है वो ओनर नहीं है, आप अपने टेनेंट हैं, फ्रेंचाइजी हैं, ऑक्यूपेंट है। यानी कि आप ये, और हम क्योंकि ये स्टैरक यहाँ मौजूद है, अगर आप सिर्फ वालदन के साथ रह रहे हो, प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, तो आप इसका 1% शेयर है। इसके अलावा अगर आप ओनर हैं, आपका शेयर, दो भाई रह रहे हैं इकट्ठे, 50% शेयर है, जितने परसेंट शेयर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अगर हम सबमिट करते हैं उसके से पहले ये ऐड करते हैं, तो आपके ईमेल पे और आपके इस प्रोवाइडेड नंबर पे दो मैसेज, वन टाइम पासवर्ड, ये आपके पास ओटीपी रिसीव होंगे, और दोबारा से फिर आपके ईमेल पे वन टाइम क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पिन नंबर आपको आपके पास शो होगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे जिस तरह से आप, तो इस तरह से पोर्टल के ऊपर आप यहाँ पे क्रेडेंशियल ऐड करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाएंगे। जी, यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज आप प्लीज बात कीजिएगा। आप कोई पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ तक हम, ताकि हमारे पास जो है आगे हम स्मूथ सेलिंग के लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप में से कोई क्वेश्चन हो आप पूछें। जी जी सर, आपका जो आपकी माइक से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, आप राइटिंग में लिख दें थोड़ा सा, मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। वो एक दफा सबमिट होने के बाद दोबारा जो है ना चेंज वगैरह कर सकते हैं। एड्रेस चेंज कर सकते हैं। देखिए जी, मैनेज योर प्रोफाइल, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जब आप एक दफा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो आप अपने एड्रेसेस, ये देखें, आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये आपको क्या क्या एक्सेस देता है। आप अपना ये नंबर जो गिवन पहले दिया ये भी चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा सर, आपके इसके अलावा बिजनेस एड्रेसेस आप अपने चेंज कर सकते हैं। जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे, ये इंफॉर्मेशन जो जिस हद तक जो आपको पोर्टल एक्सेस देता है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। जी, ये मैनेज योर प्रोफाइल है, ये आपको कुछ एक्सटेंड, जो हमने पोर्टल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया कि ये पोर्टल आपको क्या क्या एक्सेसेस देता है। कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हैं। बाज का नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो लॉयर होते हैं, आपका जो पासवर्ड उनके पास होता है, वो आप क्या करते हैं ना, आपको अपने नंबर का पता होता है ना ईमेल का। उस केस के अंदर आपको फिजिकली सीएनआईसी के साथ आरटीओ, तभी मैंने आपको बता रहा था कि आरटीओ का सिलेक्ट करते हुए बहुत केयरफुल होना चाहिए। अदरवाइज आपको आरटीओ को फिजिकली मूव करना पड़ेगा, आपको वहां से रिकवरी के लिए, पासवर्ड रिकवरी के लिए। जी
जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? जी, एनीबॉडी? सर ये पासवर्ड रिकवरी के लिए फिर हमें फिजिकल आरटीओ के पास ही जाना पड़ेगा, या कोई वीडियो वगैरह सेंड करे तो वो फिर जी, जी, पासवर्ड देगा? वो भी हो सकता है। देखिए, लेकिन फिज़िकली आसान ही है, वो आपसे कुछ पैसे लेगा। अब नॉर्मल वे ये होता है कि आपको एक सीएनआईसी के साथ मूव करें, आरटीओ आपको रिकवर कर देगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि यार मैं इतनी दूर क्यों ट्रैवल करूँ, 1 और 2000 दे के मैं किसी से पासवर्ड रिकवरी। देखिए, पासवर्ड रिकवरी कुछ किस तरह से होता है, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं हम हमारे पास इंक्वायरी फॉर्म है। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, हमारे पास में ये मैं मेन पेज पे आ गया हूँ। मेरे पास ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल इंक्वायरी है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। अब मैं इसकी प्रोफाइल इंक्वायरी पे आता हूँ, मैंने सीएनआईसी लिखा, मैंने अ, ये मैंने किसी को भी एंटर कर लिया। अब मैं कैप्चा ऐड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। अच्छा जी। अच्छा, ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा-सा अच्छा, आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। आपको हिंट क्या मिल सकता है, ये देखिए यहाँ पे आपका ईमेल का कुछ पोर्शन जो होता है ना वो डिस्प्ले होता है। कुछ पोर्शन कि अगर आपने वही पासवर्ड लगाया तो आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सेल नंबर मौजूद था और ईमेल भी आपके पास मौजूद था, तो ये दोनों सूरतों के अंदर आप पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, तो यू हैव टू फिज़िकली मूव टू द आपको आरटीओ के बाद। तभी मैं जब ये रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मैंने आपको क्या बताया, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर आपकी ये जो सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस वाला सिटी डालें, नहीं, आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं ताकि आप आपके एफपीआर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपके साथ स्मूथ रहे, अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहीं से आपको मिले। जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? जी, तो चलें जी, आज फिर हम क्लास को थोड़ा यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के दिन आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर द टुडे। टुडेज क्लास आज हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, हमने इनकम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की कि किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टैक्सेस को एडमिनिस्ट्रेट होती हैं। हमने इनकम टैक्सेस के बारे में पढ़ा, व्हाट इज इनकम, वो टैक्सेस क्या होते हैं। हमने टोटल टैक्स, टोटल इनकम के बारे में पढ़ा, हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्सेबल इनकम के बारे में पढ़ा। रेट ऑफ टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आगे जाएंगे तो हम पोर्टल के ऊपर एक एक सिनेरियो को खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये हमारा कोर्स का पार्ट था। इंक्लूसिव डेफिनेशन यानी कि वो तमाम डेफिनेशन जो उस लॉ के अंदर गिवन है। इसके अलावा हम लोग डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं। एग्जॉस्टिव कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो वो लॉ में मेंशन करता है कि ओनली दैट गिवन को ही रेफर किया जाए उसी को। इसके अलावा हमने टैक्स को पढ़ा कि टैक्स के अंदर क्या चीज़ शामिल है। इसके बाद हमने जो है डिफरेंट पोर्टल के ऊपर बात की कि पोर्टल बेसिकली हमें ये पोर्टल क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है, वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, हम रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे हम अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स फाइलिंग, जैसे सपोज ये देखिए टैक्स फाइलिंग का सेक्शन है, डेक्लेरेशन में जाएं, शॉर्टकट भी है। आपने सपोज आपने रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है, आपने कुछ रिटर्न फाइल करनी है, तो ये हमारे पास ये पोर्शन सारा का सारा सेगमेंट हमारा पोर्शन कवर कर रहा है। जी, नाउ ये हमारा डिस्कशन का सेशन स्टार्ट मैंने किया है। अगर कोई बंदा को क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चंस, और ब्लंट क्वेश्चन पूछिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पर्सपेक्टिव से, टीचिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे बताइए सर टीचिंग स्टाइल कैसा है, कुछ भी आप बात कर सकते हैं, कोई भी सिनेरियो कोई भी बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो हम फिर सेशन को क्लोज कर लें। जी, अनवार साहब कोई Yes, क्वेश्चन? सर कोई nothing. क्वेश्चन? For the meantime, nothing. अच्छा, यानी कि जो हमने आज पढ़ा उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कुछ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी इसके बारे में? Yeah, definitely, sir. Definitely. देखिए एवरीवन फ्रॉम आपसे तमाम से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझसे ब्रॉडली एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सर इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम ये कोर्स हमें कहाँ गाइड करेगा, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये हमें कहाँ फाइनेंशियली एड कर सकता है, हमारी जो है एक्सपर्टीज के अंदर कैसे ऐड ऑन हो सकता है, कैसे हम एवरीथिंग वी कैन डिस्कस एवरीथिंग।
ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी इंशाल्लाह आपसे मैंने डिस्कस भी की हैं, और इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप साथ साथ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी, अब हम लास्ट सेशन बस क्लोज करने लगे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बस प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम बताइएगा कि आपने जो नेक्स्ट क्लास है, आर यू रेडी कि हम कल मंडे के दिन 3:30 और 4 o'clock क्लास कर लें, क्योंकि हमें 2 क्लासेस कंडक्ट करनी थी सैटरडे संडे। मंडे के लिए सर पॉसिबल नहीं होता जहाँ पे 3 से आगे ठीक है सर। ओके, देखिए हमारी जो क्लासेस का जो टाइम होगा, नॉर्मली हम सैटरडे और संडे की क्लास, इज इट पॉसिबल हाँ 2:30 और 2 o'clock इज फाइन एवरीबॉडी? टाइमिंग के हवाले से इज इज फाइन कि हम 2:30 इज ओके विद यू? टाइम हाँ क्या वाला ओके, बाकी दूसरे जी, चलिए हम आपसे कम्युनिकेट भी कर देंगे। कुछ हमारे लोग ना यहाँ फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं यहाँ पे। जी। कायम अली साहब, आपकी थोड़ी सी नॉइज आता है जब आप बात करते हैं, आपको राइटिंग में लिखना चाहें तो कुछ मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं उसको। अच्छा जी, हम इंशाल्लाह सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होंगी, कुछ हमारे लोग फिजिकली क्लास भी ले रहे हैं, तो वो हमारी थोड़ी सी हमने अर्ली मेंटेन कर ली थी, तो वो क्लास जो है वो हो तो यही बैच है, लेकिन वो साथ साथ है, लेकिन वो भी मर्ज हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि रमजान के अंदर कुछ लोग जो है वो क्लासेस को थोड़ा वो समझते हैं कि थोड़ा सा हैक्टिक सा हो जाता है। तो सर? मैं भी फिजिकल क्लास लेना चाहता हूँ सर, मैं नेक्स्ट टाइम फिजिकल क्लास लेना चाहता हूँ। कोई नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे रावलपिंडी, आप कहाँ पे हैं, आपकी रेजिडेंस कहाँ पे है? मैं सर रावलपिंडी शमशाबाद, शमशाबाद। फातिमा नवाज स्टेशन के पास। नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करें कि सैटरडे संडे को आप यहाँ मूव कर सकते हैं अगर फिजिकल क्लास लेना चाहें तो। लेकिन अगर रमजान में इट्स बेटर फॉर यू कि अगर आप ऑनलाइन ले लें, उसके बाद हमारे पास प्रॉपरली काफी लोग हो जाएंगे, काफी लोग होंगे रमजान के बाद जो है जो फिजिकल क्लासेस के लिए होंगे, तो आप यहाँ पे फिजिकल क्लासेस कंडक्ट कर लें, कोई भी लेना चाहे, बहुत से लोग हैं जो फिजिकल क्लासेस भी ले रहे हैं, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है सर। ठीक है, तो हम अगले सैटरडे और संडे की क्लासेस होंगी, टाइम विल बी अराउंड 2:30, ठीक है, और 2 o'clock और 2:30, और ये आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, देखिए कोर्स मटेरियल टुडे से देखिए, आपको जो ही आप ये कोर्स के अंदर ये पार्टीशन आप एक्चुअली पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपको एलएमएस की एक्सेस दे दी जाएगी। हमारा एक पोर्टल है जिसमें जैसे ये पूछ रहे हैं कि सर टुडेस क्लास का जो मटेरियल है वो कैसे मिलेगा, आपको ये दोनों सारी की सारी क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है ये आपको हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होगी। पोर्टल के में आप ये रिकॉर्डिंग सारा साल भी 6 मंथ तक एटलीस्ट सुन सकते हैं, कोर्स के बाद आपको वो रिपीट करके भी सुन सकते हैं, वो आपके पास प्रॉपर एक्सेस उसकी मौजूद होगी। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको एक चीज कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह सैटरडे, अल्लाह हाफिज जी। इंशाल्लाह।